चलिए सैंधव कला शुरू करते हैं। सैंधव कला के बारे में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मेंस के दृष्टिकोण से भी है। सैंधव कला के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहली बात, क्योंकि हमें सारे साक्ष्य के पुरातत्व से मिलते हैं, तो पुरातत्व की खुदाई से जो हमें प्रस्तर मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, धातु की मूर्तियां मिलती हैं, मृण मूर्तियां मिलती हैं, इसके अलावा मोहरें मिली हैं, ठीक है, इसके अलावा मनके मिले हैं हमें, ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ तांबे की पट्टियां मिली हैं, पत्थर की पट्टियां मिली हैं, बर्तन मिले हैं। इन सब से क्या होता है, हमें सैंधव कला के बारे में जानकारी मिलती है। तो सैंधव कला में सबसे पहली बात, ये प्रस्तर मूर्ति बनाना जानते थे, ठीक है। इनकी पत्थर की जो मूर्तियां हैं यद्यपि उतनी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन ये फिर भी कला का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो पहली बात है कि मोहनजोदड़ो से जो सेलखड़ी की एक पुरुष की खंडित मूर्ति मिलती है, वो कला के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने जो साल ओढ़ी हुई है वह तिपतिया अलंकरण से युक्त है। इससे पता लगता है कि वहां पर कपड़ों में भी सजावट का काम होता था। सॉरी, इसके बाद मोहनजोदड़ो से ही चूना पत्थर से निर्मित हाथी और भेड़े की एक संयुक्त मूर्ति मिलती है, जिसमें सूंड हाथी की है और सारा शरीर किसका है, भेड़ का है। तो इससे पता लगता है कि उनकी जो कल्पनाशीलता थी, ठीक है, वो अब कुछ अलौकिक भी सोचने लगे थे जो वास्तव में नहीं है। ऐसे ही हम धातु मूर्ति की बात करें तो धातु मूर्ति को जो बनाने का, धातु को ढालने की जो विधि थी वो लॉस्ट वैक्स मेथड थी, ठीक है। इसे मधुच्छूष्ट विधि बोला जाता है। अब मोहनजोदड़ो से ही कांसे की जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, वो 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंची है और ये केवल आभूषण पहने हुए है। इसकी भावभूमि में डांस के स्टाइल में है, ठीक। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही कांसे का भैंसा और एक भेड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से तांबे का बैल प्राप्त हुआ है, ठीक। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, कांसे का यहाँ से रथ प्राप्त हुआ है। रथ के पहिए ठोस हैं और इसे पुरुष चला रहा है, ठीक है, और पुरुष नग्न अवस्था में है। अगर हम मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो मिट्टी की मूर्तियां जो है वो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। इसमें मानव और पशु पक्षी की हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो मानव मूर्तियां हैं वो ठोस है अंदर से, ठीक है, वो अंदर से खोखली नहीं है, जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियां कैसी हैं, अंदर से खोखली है। संभवतः इन पशु पक्षी की मूर्तियों, इन मूर्तियों का प्रयोग खिलौनों के लिए किया जाता रहा होगा, या फिर जो मानव मूर्तियां हैं उनमें यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग पूजा के लिए किया जाता होगा, क्योंकि कुछ मूर्तियां ऐसी मिली है जिसमें धुएं के चिन्ह मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक पशु पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं और मानव मूर्तियों में सर्वाधिक नारी की मूर्तियां मिली हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नारी की मूर्तियां हैं वो भारत के बाहर के स्थलों से प्राप्त होती हैं, ठीक है, भारत से प्राप्त नहीं होती हैं। जो ज्यादातर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ की हैं, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, इन सब स्थलों की है, यानी जो सिंधु का क्षेत्र है और जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है। इन मूर्तियों की बनावट और शारीरिक विन्यास को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि जो ये नारी मूर्तियां हैं इनमें से ज्यादातर मूर्तियां अविवाहित या कुंवारी नारियों की हैं या कुंवारी लड़कियों की हैं। अब एक कुबड़ वाला सांड यहां से मिला है, कहां से, मोहनजोदड़ो से। कुबड़ वाला बैल मिला है मोहनजोदड़ो से, ये कलात्मक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी काफी प्रशंसा की जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो कुबड़ वाले बैल हैं वो कम मिले हैं और बिना कुबड़ वाले बैल की जो मूर्तियां हैं वो ज्यादा मिली हैं। इसका मतलब मोहनजोदड़ो में बिना कुबड़ वाले बैल ज्यादा प्रचलित था। चलिए अब बात करते हैं मोहरों की। तो सैंधव कला में जो मोहरें हैं काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो अधिकांश मोहरें हैं वो सेलखड़ी की बनी हुई हैं, लेकिन लोथर और देसलपुर स्थल से क्या होता है, तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो इनके साइज है, मोहरों के साइज है, किसके साइज की मिलती है, चौकोर, आयताकार, घनाकार, गोलाकार, वर्गाकार, इस प्रकार की मोहरें मिलती हैं। लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रचलित आकार जो है वो कौन सा है, वर्गाकार है। सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है, वर्गाकार। ये आकार सर्वाधिक प्रचलित था और ज्यादातर ये मोहरें किसकी बनी हुई है, सेलखड़ी की। अब वास्तव में ये जो मोहरें हैं ये क्या थी, ये व्यापारिक वस्तु की गांठ पर लगाने के लिए ठप्पा थी, जिससे कि पहचान हो सके कि किस व्यापारी की ये वस्तु है। दूसरी बात, इन मोहरों पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं इसमें सर्वाधिक जो अंकन है वो यूनिकॉर्न यानी एक श्रृंगी पशु का है,
ठीक है। लेकिन अगर कला की दृष्टि से देखें तो सर्वोत्तम जो उसमें कृति है वो कुंवड़ वाला जो बैल बना है उसकी है, ठीक है। अब इसी मोहरों के तहत एक बात और आती है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से त्रिमुखी एक पुरुष जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, एक मूर्ति प्राप्त होती है। इस मूर्ति पे बाघ और हाथी दाहिनी ओर और भैंसा और गैंडा बाईं ओर बने हुए हैं और नीचे दो हिरन है, पांव के जो नीचे है वहां दो हिरन बने हुए हैं। इसे मार्शल ने आदि शिव कहा। ये मोहनजोदड़ो से ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये जो मुद्रा प्राप्त हुई है, ये मुद्रा मैके को प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस मुद्रा को आदि शिव कहा गया है, ठीक है। इसमें आपको जो अगर ये दिक्कत कर सकता है कि बाघ भैंसा हाथी गैंडा कौन किस तरफ है, तो इसका बहुत सीधा सा संबंध है। जो शक्तिशाली है बाघ और हाथी जैसे, ये दाहिनी तरफ है, मजबूत पक्ष की ओर है, भैंसा और गैंडा बाईं तरफ है, नीचे दो हिरन है। कुल मिला के 6 चित्र बनी हुई हैं, ठीक है, पशुओं की। लेकिन पशु के प्रकार कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब आते हैं हम मनके पर। जो मनके हैं, मनके बनाने का, बीड्स बनाने का जो कारखाना है वो लोथल और चंद्रों से प्राप्त होता है। लोथल और चंद्रों से प्राप्त होता है। जो ये मनके जो हैं वो सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, सोना, चांदी, हाथी दांत इन सब के बने हुए हैं और ये कलात्मक दृष्टि से काफी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मनके किसके बने हुए हैं? सेलखड़ी के। और जो सर्वाधिक प्रचलित मनका था वो सेलखड़ी का बना हुआ बेलनाकार मनका था। ये हड़प्पा के ज्यादातर स्थलों से मिलता है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये सर्वाधिक प्रचलित था। इधर फिर मृदभांड की बात करते हैं तो जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से गुलाबी या लाल रंग के होते थे। इन पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। ये गुलाबी या लाल रंग के होते थे और काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों में ज्यादातर पेड़, पत्ते, पशु पक्षी, ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्यामितीय डिजाइन बनाई गई है, ये सब है। और साथ ही साथ मृदभांडों पर कई जगह हड़प्पन लिपि के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पर पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है और उसके चोंच में मछली दबी हुई है और नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई है। इस चित्र को पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के चित्र से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी के चित्र से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो चालाक लोमड़ी का चित्र है वो कहां से प्राप्त होता है? वो कहां से प्राप्त होता है? लोथल से। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।